देखिए, हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जान रहे थे। तो क्या किए थे हम कि बहुत सारा जो धातु लोग था उन लोग को ना क्या किए कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं। फिर क्या किए कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिए। फिर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं। अब इन लोग के साथ अभिक्रिया जब कराए तो देखे कि कुछ कुछ धातु होता है कि बहुत जल्दी बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, और कुछ धातु की अभिक्रिया करते ही नहीं है, और कुछ धातु बहुत कम धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। अभी चौथा में हमको देखना है, मान लीजिए कि एगो धातु है, ठीक है, और क्या किया है, किसी से मिलके अम्ल बना, ये लवण बना लिया है, ठीक है। एक धातु का एक लवण है और दूसरा धातु जो है उसके साथ हम उसको अभिक्रिया करा रहे हैं। तो उसके साथ उसको अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, वो एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था कि उसका जो परिणाम आता है, जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु वाले का जो विलयन रहता है उसको विस्थापित कर देता है, उसको लात मार के भगा देता है, और उसके जगह में खुद उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे देखिए, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इस तरह से सोच सकते हैं हम कि मान लीजिए एक आदमी घर में रह रहा है, बाहर से एक आदमी आया, वो कहा कि थोड़ा ज्यादा ताकतवर है घर वाला, तो उसको घर से बाहर लात मार के बाहर निकाल देगा, खुद घर में रहने लगेगा। यही इसके साथ भी होता है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है और जो कम अभिक्रियाशील वाला धातु के साथ जो लवण जो रहता है उससे उस धातु को लात मार के निकाल देता है और उसके साथ खुद लवण बना लेता है। अभी यहाँ देखते हैं, अब इतना सारा जो हम लोग जल के साथ फिर अम्ल के साथ और ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया करा के देखे थे धातु लोग को, तो हमको क्या करना था कि इनको अभिक्रियाशील को अवरोही क्रम में दिखाना था। लेकिन हम ऑक्सीजन के साथ, फिर जल के साथ, फिर अम्ल के साथ, इन लोग के साथ अभिक्रिया करा के देखे तो इससे क्या पता चला कि इसको हम लोग अवरोही क्रम में नहीं बांट सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं? देखिए, कुछ कुछ धातु जो थे वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही बढ़िया से अभिक्रिया करते थे और बहुत बढ़िया से अभिक्रिया करते थे, और ये लोग जल के साथ नहीं करता था। और कुछ जो था जो जल के साथ बढ़िया करता था तो अम्ल के साथ नहीं करता था। अब इससे हम पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा धातु बहुत बढ़िया है, कौन सा धातु कम अभिक्रियाशील है। तो इससे पता नहीं लगाया जा सकता है। इसका उदाहरण हम किसी आदमी का, जैसे कि गुण हम देखना चाहेंगे, तो एक आदमी की खेल में बहुत अच्छा है, एक आदमी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ बहुत बढ़िया अभिक्रिया करेगा तो दूसरा का जल के साथ करेगा, तो तीसरा का अम्ल के साथ करेगा। सब एक ऐसा होता अगर कि सब जो जितने धातु हैं, सारे धातु जिस तरह से अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं उसी तरह से जल के साथ करते हैं और उसी तरह से अम्ल के साथ करते हैं, तो हम इन लोग को अवरोही क्रम में बांट देते हैं यहीं से देख के। लेकिन ये पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। लेकिन हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, उसमें था एक विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, जैसे कि इसका पहला पॉइंट हमने देखा कि जो धातु रहता है अभिक्रियाशील धातु, और कम अभिक्रियाशील धातु का जो लवण रहता है उसको मार के भगा देता है और खुद अपने से ये बना लेता है। जैसे कि देखिए, धातु ए है, ठीक है, धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। देखिए यहाँ पे धातु ए और धातु बी का जो विलयन है, लवण है, उसके साथ हम इसको अभिक्रिया कराएं। अभिक्रिया कराने के बाद पता क्या चला कि ये जो है ए वाला लवण बना लिया, ठीक है, और धातु बी को अलगे भगा दिया, इधर भगा दिया किनारे। मतलब क्या हुआ कि जो धातु बी था कमजोर था, ठीक है। कमजोर कहने का मतलब क्या है कि कम अभिक्रियाशील था। जो भी धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील रहता है, अभिक्रियाशील का मतलब क्या हुआ कि कोई भी धातु अगर एक बहुत अभिक्रियाशील है तो बॉन्ड बहुत अच्छा बनाएगा, एक दूसरे को पकड़ के बहुत अच्छा से रखेगा, तो उसको जितना भी मारा जाए तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन उससे जो ताकतवर कोई आ गया तो उसको लात मार के भगा देता है। इसी तरह से यहाँ भी किया है, ये धातु ए था ना, ये बहुत ताकतवर था, मतलब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील था, और धातु बी का जो लवण था, धातु बी का जो सॉल्ट था, उसको उस पे अटैक कर दिया, ये हमला बोल दिया। और हमला जैसे ही बोला, उस धातु बेचारा बी जो था डर के भाग गया बाहर है, और बोला कि ठीक है, हम अपना लवण बना लेंगे इसके साथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा धातु को हम विस्थापन अभिक्रिया से जांच कर सकते हैं, और जांच करने के बाद देखेंगे कि कौन वाला जो धातु था वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील था, इसी से पता चल जाएगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमने जल, ऑक्सीजन और अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के
हम क्या धातु को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं? धातु की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। उसका जवाब सीधा है कि सभी धातु जो क्या होते हैं, कोई धातु जो ऑक्सीजन के साथ बहुत बढ़िया अभिक्रिया करते हैं, तो कोई होते हैं जल के साथ और कोई होते हैं तो अम्ल के साथ, और कुछ कुछ ऐसा धातु है जो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये सब देख चुके थे हम। पांचवा जो है वो सक्रियता श्रेणी है। ये क्या है, एक सूची बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है उसको ऊपर रखा गया है और वही क्रम में इसको रखा गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है उसको ऊपर रखा गया, उसके नीचे जो रखा गया उससे कम अभिक्रियाशील। और ये कैसे निकाले हम लोग? अब कैसे हमको पता चला कि कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद उससे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो ये हम लोग क्या किए थे कि जब अभिक्रिया करा रहे थे तो जो अम्ल, पानी और ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया कराए थे उससे नहीं आया है, ठीक है। उससे तो हम देख रहे थे कि सबके साथ अलग अलग धातु अलग अलग तरह से अभिक्रिया कर रहे थे। लेकिन जो हम लिस्ट जो सूची बनाए हैं, ये बनाए हैं विस्थापन अभिक्रिया करा के। तो विस्थापन अभिक्रिया हम करा के देखे तो सबसे ज़्यादा देखे कि ये जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है। ऐसे भी देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये लोग ठंडा पानी में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता था, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील है उसको ऊपर रखा गया है और नीचे आते आते घटती क्रम में इसको रखा गया है। और देखते हैं जो गोल्ड होता है, सिल्वर, मरकरी, ये लोग बहुत कम अभिक्रिया करता है। तो इससे अच्छा, इसको बनाने के पीछे कारण क्या है, इससे फायदा क्या होगा हमको? इससे देखिए, इससे फायदा क्या है कि किसी भी चीज़ हम बनाएंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे तो हम पता कर लें, इससे हमको पता चलेगा कि गोल्ड जो है बहुत कम अभिक्रियाशील है। बहुत कम अभिक्रियाशील है मतलब ऑक्सीकरण इसका बहुत कम होगा। मतलब इसको हम ना सीधा रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि गोल्ड का कुछ भी सामान हम बनाएं तो उसको आप बाहर भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा। लेकिन उसी तरह से देखेंगे पोटेशियम है, सोडियम है, तो इन लोगों को देखते, सोडियम को तो केरोसिन तेल में रखा गया था, इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील है। मतलब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आता है तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब देखेंगे आयरन जो है बीच में आता है, मतलब इसका अभिक्रियाशील कम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमको आयरन का कोई भी चीज़ बनाना है तो हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम है, लेकिन अभिक्रियाशील है। अगर प्योर आयरन का कुछ भी सामान बनाया जाए तो तुरंत क्या 10-15 दिन में जंग लग जाएगा उसमें, और उसके बाद कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसका अलॉय बनाया जाता है, मतलब आयरन के साथ कुछ और चीज़ को हम मिला दिए। जो अभिक्रिया हम बाहर अगर होगा हवा के साथ, वो अभिक्रिया हम पहले ही उसको करा देते हैं, तो उसकी अभिक्रियाशीलता होता है घट जाता है, कम हो जाता है। तो कम होने के बाद उससे हम सामान आराम से बना सकते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम देखते हैं, तो मैग्नीशियम का भी हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, ये सब जितने चीज़ हैं इन लोग को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनको क्या किया जाता है, कुछ अलग धातु इनके साथ मिलाया जाता है, मिला के तब हम कुछ सामान बनाते हैं, मतलब सब में मिलावट करते हैं, ठीक है।